विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स लार्ज कंप्यूटर मेमोरी। देखो आप कंप्यूटर में रैम और रोम का यूज करते हैं और हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, ठीक है भाई। बेसिकली हर कंप्यूटर में हमारे पास क्या क्या चीज होती है मेमोरी के नाम पे, कि आप जब मान लिया मार्केट में भी जा रहे तो क्या बात करते हो, कंप्यूटर असेंबल करवा रहे कि भाई हार्ड डिस्क कितने जीबी की चाहिए आपको, आपको रैम कितने जीबी की चाहिए, रोम वगैरह तो सिस्टम के साथ मेनली दो इन चीजों की बात करते हो आप, ठीक है। हार्ड डिस्क में डेटा परमानेंटली स्टोर करके रखना, यहाँ पे जब कंप्यूटर में रन हो रहा एग्जीक्यूशन हो रहा तो उस टाइम पे टेम्परेरी डेटा आता है। तो बेसिकली अगर आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है काम करना तो आप हार्ड डिस्क को बढ़वाते हो या रैम को बढ़वाते हो? रैम को बढ़वाते हो। कल कॉन्सेप्ट बताया था, कल परसों मैंने, कि रैम को क्यों बढ़वाते हैं, कि जो हमारे पास रैम होती है उसमें 3 तरह का डेटा होता है, जो करंटली यूज हो रहा है, ठीक है, जो हमारे पास अभी अभी यूज हुआ है रिसेंटली, या जो यूज होने वाला है, उन चीजों को रैम में रख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये सीपीयू है, यहाँ पे डेटा का एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ पे रैम होती है, और यहाँ पर जो है हमारे पास हार्ड डिस्क होती है। इस तरह से मेमोरी की हायरार्की काम करती है। अब देखो कोई ये यहाँ से यहाँ पे जाना है और फिर यहाँ से यहाँ, कोई चीज यहाँ पे रखी तो यहाँ से सीपीयू तक लाने में ज्यादा टाइम लगेगा या रैम से सीपीयू तक लाने में ज्यादा टाइम लगेगा? हार्ड डिस्क से ज्यादा लगेगा। तो अगर डेटा हमें यहीं पे मिल जाए तो हमारे पास प्रोसेसिंग हाई हो जाएगी ना, ठीक है भाई, मुझे यहाँ से नहीं लाना पड़ेगा, यहीं से लेके जाना तो जल्दी काम हो जाएगा। मुझे मान लिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कमी होगी, ऑब्वियसली ये इसके बीच में है। तो अगर कोई डेटा रैम में ही मिल जाता है तो हमारे पास क्या हो जाती है, स्पीड हमारे पास फास्ट हो जाती है, हमें यहाँ तक नहीं जाना। तो जितनी ज्यादा साइज की रैम होगी उतना ज्यादा बेटर होगा, हमारे पास डेटा यहीं नजदीक मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और देखो भाई, जब ये कहते हैं कि रैम जितनी ज्यादा साइज की होगी उतनी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी, जितनी ज्यादा रैम होगी उतनी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी, तो रैम 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB क्यों रखते हो, रैम ही रख लो ना 512 GB की 1 TB की है, हार्ड डिस्क से रख, महंगी पड़ जाएगी। दूसरी चीज ये है बेटा, आपका आपके घर में मान ले 3 BHK का आपका घर है, ठीक है, और आपका कोई सामान खो गया है, आपसे कहा गया कि भाई ये 3 रूम है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, ठीक है, आपसे कहा गया भाई तीनों रूम में पता नहीं कहाँ है, ढूंढ लो उस सामान को, ठीक है, आपसे आपके भाई से कह दिया गया कि भाई वो सामान जो है इस वाले रूम में रखा, तो इसी में जाके ढूंढ, ठीक है। तो कौन जल्दी ढूंढ लेगा, जो यहाँ पे ही ढूंढ रहा है वो जल्दी ढूंढ लेगा ना। तो अगर स्पेस कम होगा तो क्या होगा, जल्दी सर्चिंग हो जाएगी। अगर आपको कम जगह में कोई काम करना, सर्चिंग करनी, तो जल्दी हो जाएगी, अगर ज्यादा में करनी तो टाइम लगेगा। तो अगर ज्यादा ही कर दी हमने रैम का साइज तो वो तो हार्ड डिस्क की तरह ही हो जाएगा। जितना लार्ज साइज होगा, लार्ज साइज होने से जो हमारे पास एक्सेसिंग की स्पीड है वो कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास हमें डेटा भी ज्यादा रखना है और हमें स्पीड भी बढ़ानी, तो डेटा ज्यादा रखने के लिए हार्ड डिस्क बना दी, स्पीड बढ़ाने के लिए रैम बना दी गई, तो मेमोरी हायरार्की यूज करी गई है। हाँ हाँ हाँ, एसएसडी में बेटा, उसमें एसएसडी, एक तो एसएसडी के जितने भी देख रहे हैं आप साइज भी कम है उनका, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स है वो भी अलग है, ठीक है। तो बेसिकली वहां पे क्या बेटा, हाँ अब 1 TB तक की भी आ गई, पहले ऑनलाइन भी हम स्टोर कर लेते थे उसमें, उसको भी सपोर्ट करती थी वो। तो बेटा देखो ये भी एक हमारे पास पॉइंट होता है, इसलिए हम रैम को ज्यादा साइज की नहीं रखते, क्योंकि ज्यादा साइज की अगर रैम कर ली हमने तो वही है, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी स्पीड भी और स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो एक लिमिट से 8 GB 10 GB, जैसे
पहले कम इसलिए होती थी क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम भी छोटे होते थे। आजकल जैसे बताया मूवी आ गई 4 GB की, 2 GB की रैम रख रखी, तो आपको वर्चुअल मेमोरी यूज करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा कि आपकी रैम ही 8 GB की हो जाए तो आ तो जाए उसमें। तो जब भी हमें बेसिकली जो ग्राफिक्स का काम हो रहा है आजकल, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ठीक है, ग्राफिक्स एनिमेशन बनाने हैं, ऑडियो वगैरह के एनिमेशन वो करनी है, एडिटिंग करनी है, तो उन सब चीज में हमें जो है ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस क्योंकि वो ज्यादा वो लेते हैं, रिसोर्सेस लेते हैं। तो ये इमेजिंग, ग्राफिक्स, वॉइस, सबके लिए हमें लार्ज मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। आपके पास अगर 2 GB का सिस्टम है तो आप ग्राफिक्स का काम नहीं करोगे 2 GB रैम में। ठीक है, वो हो ही नहीं पाएगा आपकी वीडियो के एडिटिंग के, फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप वगैरह, कोरल ड्रॉ वगैरह, ठीक है, एडीएस वगैरह, ये सॉफ्टवेयर भी नहीं चल पाएंगे आपके, इतने हैवी हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपको जो है लार्ज मेमोरी की जरूरत इन सभी कामों में पड़ती है। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है। सबसे पहले देखो ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं आपको एक ये बता देता हूँ। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर के इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसी एक क्वेश्चन से। तो एक 20 मिनट की वीडियो, आप ये वाली वीडियो देख लेना क्लास के बाद। यहीं पे 1 मिनट, ये वाली वीडियो है इनाक, एडाक और यूनिवाक। ठीक है, ये वाली एक वीडियो है, इसमें ये वाले तीनों कंप्यूटर के बारे में इनमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड उन क्वेश्चन के डिस्कशन है, और इनाक, एडवाक और यूनिवाक क्या होते हैं, इनसे किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, वो सब इसमें दिया हुआ है, ज्यादा बड़ी नहीं, 15 मिनट की वीडियो, इसको देख लेना, ये क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली सबसे पहली बात, इनमें इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। देखो इस वीडियो में इन तीनों के बारे में दिया, इनाक के, एडवाक के, यूनिवाक के, जो इसमें दिए। एबीसी के बारे में उसमें नहीं, इसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी सबकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कोई बच्चा बताएगा इनाक की फुल फॉर्म क्या होती है? ये खाली आपके उसी में ही नहीं पूछे जाते इनके बारे में क्वेश्चन, कि आप सीयूटी वगैरह के दे रहे, या क्या नाम जी, 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, ये बड़े बड़े एग्जाम में, गेट, नेट, टीजीटी, पीजीटी में भी इनकी फुल फॉर्म आती है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इनाक की फुल फॉर्म होती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर। ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटर, ए फॉर एंड, और सी फॉर कंप्यूटर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरा है हमारे पास यूनिवाक। यूनिवाक की फुल फॉर्म कोई बताएगा? लास्ट क्लास में बताई थी। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और एडवाक की ये है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एडवाक जो होता है, एडवाक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो बेसिकली बेटा ये हमारे पास सबसे पहले तो आपको इनकी सबकी फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या फुल फॉर्म होती है हमारे पास। तो जब तक आपको फुल फॉर्म ही नहीं पता तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे, वो भी गड़बड़ है। अब ये एबीसी जो है, एबीसी क्या होता है? एबीसी जिन्होंने बनाया उन्होंने अपने नाम पे ही रखा है इसका नाम। इसका नाम है एटन एटनसॉफ, एटनोसॉफ बेरी। एटनोसॉफ और बेरी ये दो बंदे थे जिन्होंने इसको बनाया, एटनोसॉफ एंड बेरी कंप्यूटर।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये वाला बी वाला। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है? ये हमारे पास एबीसी नहीं है। एबीसी बेसिकली हमारे पास क्या होता था, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का तो यूज करता था, कैलकुलेशन के लिए करता था, कैलकुलेशन का यूज करने के लिए सारी हर तरह की कैलकुलेशन ये जो है परफॉर्म कर देता था। ठीक है, इसमें लेकिन मैकेनिकल स्विच नहीं होते थे, व्हील्स नहीं होते थे, रैचेस नहीं होते थे। ठीक है, तो एबीसी कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इनकी सबकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्प्ले फीचर्स दैट हाईलाइट द स्क्रीन एरिया विच रिक्वायर ऑपरेटर अटेंशन। देखो जैसे हम अपने सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, हम ऊपर नीचे कर रहे हैं ये सब, तो जो स्क्रीन है हमारे पास, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा तो सेलेक्ट करने पे ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, हाईलाइट होने पे क्या हुआ, मतलब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला ही, इसी क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको हाईलाइट किया तो हाईलाइट करने पे हमारे पास, यानी सेलेक्ट करने पे ये एरिया हमारे पास हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब ये हाईलाइट हुआ तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, कौन सा फीचर्स यूज किया गया है कंप्यूटर का जिसके थ्रू ये हाईलाइट हुआ है। ठीक है, तो इस फीचर्स को क्या बोलते हैं, कोई बच्चा बताएगा? है? नहीं, कर्सर नहीं बोलते। कर्सर तो बेटा जब टाइप करते हैं हम कोई चीज, वहां पे कर्सर आता है। पिक्सल तो बेटा हमारे पास एक साथ रहते हैं सिस्टम में। देखो बेसिकली इसको बोलते हैं हम रिवर्स वीडियो, इसको बोलते हैं रिवर्स वीडियो। पिक्सल तो हमारे सिस्टम में हर चीज पिक्सल से बनी हुई है, ये सब चीज भी पिक्सल है, जितना स्क्रीन पे दिख रहा है हर चीज पिक्सल से बनी है, पिक्सल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो उनसे मिलके बनी होती है। लेकिन जो हाईलाइट करते हैं चीजों को, ठीक है, तो जो हमारे पास जैसे हाईलाइट करना हो गया, बैकग्राउंड का या टेक्स्ट का कलर करना हो गया, वो जो फीचर्स है उसको हम बोलते हैं रिवर्स वीडियो। तो रिवर्स वीडियो बोल दो, या इसको बोल दो इन्वर्ट वीडियो। ठीक है, या बोल देते हैं हम इनवर्स वीडियो, इनवर्स वीडियो भी बोल देते हैं, या रिवर्स स्क्रीन भी बोल देते हैं। ये सब इसी के नाम है, कोई सा भी ऑप्शन आ जाए सारे सही है। रिवर्स वीडियो, रिवर्स स्क्रीन, इन्वर्ट वीडियो, इनवर्स वीडियो। ठीक है, ये एक कंप्यूटर की डिस्प्ले टेक्निक होती है जिससे हम बैकग्राउंड या टेक्स्ट के कलर को इन्वर्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो जैसे ये है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट है। ठीक है, जो हमने टेक्स्ट लिखा, अब मैंने इसको सेलेक्ट करा तो इसका बैकग्राउंड व्हाइट से क्या हो गया, एक तरह से लाइट ब्लू सा हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक डिस्प्ले टेक्निक होती है जिससे हम धीरे धीरे जो है वीडियो के फॉर्म में ही समझ लो एक तरह से हो रहा है कि हमने क्या है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स वीडियो टेक्निक। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एन अप्रोच दैट परमिट द कंप्यूटर टू वर्क ऑन सेवरल प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ वन इच, यानी कंप्यूटर का ऐसा फीचर्स जिसके थ्रू हम एक टाइम पे मल्टीपल काम कर सकते हैं। देखो मैंने अभी यहाँ पर ये पीडीएफ भी ओपन की हुई है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जूम भी ओपन किया हुआ है जिससे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे गूगल मीट भी ओपन किया हुआ है। एक साथ जो है मल्टीपल चीजें चल रही हैं हमारे पास। भाई आपके पास गूगल क्रोम भी ओपन हो रहा, जिसपे पीडीएफ भी चल रही। ठीक है, आपके पास गूगल मीट भी चल रहा, साथ में यूट्यूब की ये वीडियो भी चल रही थी, हमारे पास जूम भी चल रहा है, हम पेन भी चला रहे हैं। तो मल्टीपल टास्क एक ही साथ काम कर रहे हैं, तो इस फीचर्स को हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं, जहां पर एक साथ मल्टीपल काम होते हैं, तो मल्टीटास्किंग बोलते हैं, या मल्टीपल प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे परफॉर्म करे जाते हैं, इनका
टेक्निक क्या है इसके पीछे, मल्टीपल काम कंप्यूटर कैसे कर लेता है एक साथ। तो ये ऐसे ही नहीं कर लेता, हमको लग रहा है एक साथ हो रहे, लेकिन एक्चुअली में एक साथ होते नहीं है। ठीक है, हाँ। तो देखो बेटा, इस तरह से होते हैं, जैसे आपको बताया मैंने कि हमारे पास यहाँ पे मान लिया ये रैम है, ठीक है, ये हमारे पास रैम है और ये हमारे पास सीपीयू है। कोई भी चीज जब एग्जीक्यूशन होगा तो वो रैम से सीपीयू के पास जाती है यहाँ से। अब अगर रैम में एक टाइम में एक ही प्रोग्राम है, एक टाइम में एक प्रोग्राम रैम के अंदर है, सीपीयू के अंदर से मतलब नहीं, सीपीयू में तो हमेशा ही एक टाइम में एक ही प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, या यहाँ पे जब भी देखो प्रोग्राम का भी आप समझ लो, जब हम कोई भी कोड लिखते हैं या कुछ भी फाइल बनाते हैं, तो जब वो हार्ड डिस्क में रहती है तो हार्ड डिस्क में उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, और जैसे ही वो रैम में चली जाती है तो ये प्रोग्राम की जगह प्रोसेस कहलाती है। प्रोसेस का मतलब होता है प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और वो जो है इसमें भेज देते हैं। जो प्रोग्राम है वो इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव मतलब पैसिव स्टेट में होता है, वो तो बना के आपने फाइल रख दी रखी है, लेकिन जब वो रैम के अंदर आ जाती है, प्रोसेस बन जाता है, तो ये एक्टिव स्टेट में आ जाता है, ये एक्टिव होगा। मतलब अब इसका एग्जीक्यूशन, जो भी चीज रैम में आई है, मतलब रैम में आने का मतलब है वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। अगर एक टाइम पे एक ही प्रोसेस होगा रैम में किसी सिस्टम में, तो ऐसा सिस्टम यूनी प्रोग्रामिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनी प्रोग्रामिंग। उसमें एक ही टास्क आप एक साथ एक टाइम में कर सकते हो, एक ही प्रोग्राम, अगर एक ही प्रोसेस हमारा रैम में एक साथ रह सकता है तो वो यूनी प्रोग्रामिंग। अगर रैम के अंदर एक टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम है या मल्टीपल प्रोसेस स्टोर हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेस हैं, तो ऐसे उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप भी है। ये यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रहता है रैम के अंदर, और मल्टी प्रोग्रामिंग में एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस हमारे पास हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, मान लिया हमारे पास P1 P2 P3 ये तीन प्रोसेस है, तो सीपीयू P1 को लेगा, थोड़ा सा टाइम इसको देगा, फिर इस पे आ जाएगा, इसको वापस यहाँ भेज देगा, उस P2 को उठा लेगा, फिर P2 को वापस भेज देगा P3 को, यानी सबके बीच में टाइम शेयरिंग करता रहता है, स्विचिंग होती रहती है, और ये इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है सारी चीज एक साथ चल रही है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज होती है काम करने की। आप देख रहे हैं अगर लिखा हुआ 2.4 गीगाहर्ट्ज का आपका कंप्यूटर है, ठीक है, तो 2 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है, कितना हो गया जीबी, जी से मतलब जीबी गीगाहर्ट्ज होती है, आपने पढ़ी होगी। एक केबी में कितने बाइट्स होते हैं, 10 की पावर 3 कर सकते हैं, ठीक है, 1024 होते हैं, शॉर्ट में हमने 10 की पावर 3 कर दिए एक जी के अंदर, के अंदर, के बाद आता है एम, ठीक है, इतने बाइट्स हो गए यहाँ पे। एम के अंदर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। जी के अंदर कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब, और वो तो बिट में करते हैं, जब हर्ट्ज की बात कर रहे हैं तो बिट बिट में करेंगे, तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 3, तो 10 ये बाइट हो गए और 10 की पावर 12 बिट्स हो गए। तो एक सेकंड में इतनी बार आपका प्रोसेस 10 की पावर 12 यानी बिलियंस टाइम ऑन ऑफ हो जाता है, ठीक है, इतनी फास्ट वर्क करता है। आप तो कर ही नहीं सकते सिस्टम में, ठीक है, टाइप नहीं कर सकते, लेकिन वो एक सेकंड में इतने गीगाहर्ट्ज का मतलब इतनी स्पीड है उसकी, बिलियंस में स्पीड हो जाएगी एक सेकंड में, इतनी बार इसमें स्विच लगे होते हैं जो ऑन ऑफ होते हैं हमारे पास सर्किट, वो एक सेकंड में 10 की पावर 12 टाइम्स ऑन ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो कितनी इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे, इतनी फास्टली करते हैं कि आपको दिखाई नहीं देता, पता ही नहीं चलता कि एक साथ हो रहे हैं या अलग अलग हो रहे हैं, वो इतनी जल्दी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ करता रहता है, लगता है एक साथ हो रहे हैं।
ठीक है। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर की बात करेंगे कि भाई मेरे पास ये कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाकर देखेंगे, जिस कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज जो आप हम थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, i5, i7 वगैरह ये सब बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम में रैम के साथ साथ सबसे ज्यादा इफेक्ट सिस्टम की परफॉर्मेंस पे डालता है ये, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड है इसकी, और i5 की जाएंगे उसकी और ज्यादा हो जाएगी, i7 करेंगे उसकी और ज्यादा हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा ये स्पीड होगी उतनी ही वो फास्टली काम करेगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि जनरेशन चेंज हो जाती है, कि 2.4 का भी है और 2.4 का दूसरा भी है, लेकिन 10th जनरेशन और एक आ रहा है थर्ड जनरेशन में, और दोनों के प्राइस में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो कारण ये होता है, जैसे ये 2.4 है, दूसरा भी 2.4 का हो सकता है, लेकिन उसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। क्यों हो सकती है? तो बेटा इसका मतलब है कि भाई हम 1 सेकंड में 10 की पावर 12 बार ऑन ऑफ कर रहे हैं। मतलब आप फिजिक्स में आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी, आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10 की पावर 12 बार ऐसे हो रहा है आपका सर्किट। अब कोई सिस्टम जो है एक इंस्ट्रक्शन को इतनी देर में खत्म कर देता है, 3 साइकिल में। कोई जो है एक इंस्ट्रक्शन को 6 साइकिल में खत्म कर रहा, यानी टाइम ज्यादा लग रहा काम करने का, उसको टाइम क्या है ज्यादा। भाई एक बंदा है राम, एक बंदा है राज। ये राम जो है ये भी क्या नाम जी 10 घंटे काम करता है, और रात जो है ये भी 10 घंटे काम करता है, लेकिन ये 10 घंटे में जो है 1,000 लाइन लिख पाता है, और ये 10 घंटे में 5,000 लाइन लिख रहा। तो काम तो दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन जो है लाइन लिखने का वो अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि भाई इसकी स्लो हो गई लाइन, कि ये जो है किसी इंस्ट्रक्शन को 3 साइकिल में ही कंप्लीट कर दे रहा है, ये वाला 6 साइकिल में कर रहा, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास फर्क पड़ जाता है सेम में भी, तो वो जनरेशन पे इफेक्ट पड़ता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जनरेशन कहते हैं ना कि इतनी जनरेशन का सिस्टम है हमारे। तो जब भी आप कोई भी सिस्टम आपको खरीदना है तो सबसे पहले सिस्टम की प्रॉपर्टी आप देखो कि उसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, कितने गीगाहर्ट्ज का है, ठीक है। जैसे ये लिखा i3 7100U है और इतने गीगाहर्ट्ज का है, ठीक है। और फिर उसकी रैम देखो, ये दो चीज मेन है। फिर आपके पास कितने बिट का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64, आजकल सब 64 बिट के आ रहे, पहले 32 के भी 16 के भी आते थे, ठीक है। जितने बिट का होगा वो इसका मतलब है एक बार में इतने बिट जो है ट्रांसफर कर देगा एक बार में, ठीक है। तो एक बार में 64 बिट के वो ब्लॉक बनाता है, इतने बिट। जैसे किसी बंदे को कहा भाई तू सामान उठा के लेके जा, पैकेट उठा के ले जा एक जगह से दूसरी जगह, तो 32 बिट वाला 32 पैकेट उठा रहा, 64 बिट वाला एक बार में 64 उठा दिया, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो ज्यादा फास्ट काम करेगा। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के दोनों का काम होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल में या मशीन लेवल में कन्वर्ट करना, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है। तो क्या आंसर होगा इसका? एन इंटरप्रेटर डज द कन्वर्जन लाइन बाय लाइन एज द प्रोग्राम इज रन, यानी लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो ए वाला आंसर, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कहा वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज। पर्सनल कंप्यूटर की वर्ड लेंथ कितनी होती है? तो वर्ड लेंथ बेटा उतनी ही होगी जितना हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भी पर्सनल कंप्यूटर की वर्ड लेंथ सिस्टम के टाइप पे डिपेंड करती है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, या उसका जो प्रोसेसर है वो 64 बिट पे बेस है, 32 पे है, 16 पे है, किस पे है। तो इसका आंसर कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो अभी के क्वेश्चन वो है सिस्टम चल रहे सब 64 बिट के होते हैं, लेकिन ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन सीपीयू। सीपीयू अगर हमारा 16 बिट का तो ये 16 का भी आंसर हो जाएगा, 32 का तो 32 हो जाएगा, 64 का तो 64 हो जाएगा,
ठीक है। तो अगर अभी के रेस्पेक्ट में देखें तो अभी के रेस्पेक्ट में हमारे पास 64 के आ रही। अगर आप इंटरनेट पे कहीं इसको सर्च करोगे तो वहां पे इसका आंसर 16 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो वो इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत पुराना पड़ा होगा, या ऐसा हो सकता है पुराना क्वेश्चन कहीं था, किसी वेबसाइट ने दूसरी से कॉपी करा और उसने पुराने के अकॉर्डिंग डाल दिया, नए वालों ने भी अभी कॉपी करके वही डाल दिया। क्योंकि कॉपी पेस्ट वेबसाइट पे करना, कंटेंट लिखने का काम टीचर तो कर नहीं रहे, बंदों को दे रखा, अब देखेंगे नहीं अगर ध्यान से तो वो चलता रहेगा। तो फिक्स नहीं होता है। अगर जब तक आपको ये नहीं बताया गया कि सीपीयू कितने साइज का है आपके पास, प्रोसेसर आप कितने साइज का यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास 8, 16, 32, 64 कुछ भी हो सकता है आंसर। लेकिन आपको अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप जो भी जनरली चल रहा है लेटेस्ट वाला वो यूज करो, 64 वाला। आजकल तो यही आ रहे, पुराने सब बंद ही हो गए। ठीक है। तो हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है डायरेक्टली एक्सेसिबल अपॉइंटमेंट कैलेंडर इज फीचर्स ऑफ ए रेजिडेंट पैकेज। देखो बेसिकली आपने गूगल मीट पे कैलेंडर देखे होंगे, कैलेंडर लगा देते हैं। कैलेंडर लगाने से ये होता है आपको रोज लिंक नहीं बनाने पड़ते। ठीक है, एक बार बना दिया कैलेंडर में, सेट कर दिया इस टाइम से इस टाइम क्लास चलेगी, तो चलती रहती है, नोटिफिकेशन डेली आता रहता है अपने आप। ठीक है। जो हमारे पास वो होता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है, कंपनी में यूज करा जाता है ईमेल के लिए भी, उसमें भी कैलेंडर बना देते हैं, मीटिंग बना देते हैं। तो मीटिंग वगैरह के लिए हम कैलेंडर बना देते हैं। तो ये जो है कौन से फीचर्स के थ्रू होता है, तो बेसिकली मेमोरी में सेव होते हैं सारे, तो मेमोरी रेसिडेंट पैकेज होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे हम मीटिंग वगैरह शेड्यूल कर लेते हैं सारी चीजें अपनी। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा। 14 नंबर क्वेश्चन में ये कहा है कि व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेदर देन व्हील रैचेज या मैकेनिकल स्विच। तो ये अभी बताया था, ऐसा पहला कंप्यूटर जो सारी की सारी कैलकुलेशन कर लेता था। ठीक है, तो वो एबीसी उसका नाम था। एबीसी की फुल फॉर्म बताई थी आपको, एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका आंसर एबीसी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए डिजिटल कंप्यूटर डिड नॉट स्कोर ओवर एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ, कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं हमारे पास वो एनालॉग कंप्यूटर से बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते, किस रेस्पेक्ट में? कोई बता सकता है? डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा होती है या एनालॉग की? डिजिटल की होती है। कॉस्ट डिजिटल की कम होती है एनालॉग की? डिजिटल की। नहीं बेटा। हाँ? अच्छा, डिजिटल महंगा होता है। हम कौन से कंप्यूटर यूज करते हैं? डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर महंगे आते हैं, डिजिटल आते हैं? कुछ वॉच के बारे में, डिजिटल वॉच महंगी आती है, वैसे सस्ती आती है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी बताओ। ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा एक्यूरेसी भी होती है। बेसिकली कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट जो है डिजिटल कंप्यूटर की ज्यादा हो जाती है। ठीक है, आप डिजिटल वॉच लेते हो, जैसे आप अपनी बाइक में भी डिजिटल मीटर लगवाते हो और एनालॉग मीटर लगा हुआ है, तो देखते हो डिजिटल वाले की कॉस्ट ज्यादा आ जाती है। ठीक है, तो डिजिटल वाले की कॉस्ट अभी एनालॉग वाले से ज्यादा पड़ती है। लेकिन एक्यूरेसी डिजिटल वाला, देखो आप वेटिंग मशीन पे भी जाते हो, डिजिटल में तो 1-1 ग्राम का बता देता है। ठीक है, वेट करते हो ना दुकान पे भी वेट डिजिटल लगा हुआ, एनालॉग वाला बिल्कुल एक्यूरेट तो बताएगा नहीं। ठीक है, रिलायबिलिटी भी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। एक कंप्यूटर हैज वेरी लो फेलियर रेट बिकॉज इट यूज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें फेलियर रेट कम से कम हो। ठीक है, इट प्रोड्यूस वेरी कंसिस्टेंट रिजल्ट, रिजल्ट भी बहुत कंसिस्टेंटली सही दे रहा है। ठीक है, लगातार सही दे रहा है, मतलब दिस इज हाईलाइट बाय विच ऑफ द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के किस फीचर्स के बारे में बात करी जा रही है?
रिलायबिलिटी की, भाई वो रिलायबल है, हमेशा सही रिजल्ट दे रहा है और कभी फेल नहीं हो रहा, उसका फेलियर रेट बहुत ही कम है। ठीक है, लगातार होकर रहा। क्या, जैसे विराट कोहली था, आजकल तो नहीं है, कंसिस्टेंट था पहले है, आजकल भी अभी भी जो है रिकॉर्ड देखो तो सबसे ज्यादा ही है वैसे तो। अच्छा, तो देखो बेटा, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज मेड आउट ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल? इनमें से कौन सी चीज सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी। देखो आईसी जो है वो सेमीकंडक्टर की मिलके बनी होती है प्योरली। ट्रांजिस्टर भी सेमीकंडक्टर का यूज ट्रांजिस्टर में भी होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर में और मटेरियल भी होता है, लेकिन आईसी प्योरली इनका सिलिकॉन चिप यूज करी जाती है। और सेमीकंडक्टर का जब हमें, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब में तो सेमीकंडक्टर यूज होता नहीं है, तो अब हमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो सबसे बेटर इसमें आईसी है, तो उसको ही हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम की बात करी। देखो सिस्टम जो है बेसिकली यही नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम भी। वो आपने सुना होगा, आप बैंक में गए, एसबीआई में, वहां पे आप घंटों लाइन में खड़े रहे, आपको कह दिया भाई मुझे प्रिंट कराना है, तो वो कह दिया प्रिंटिंग मशीन खराब है, सर्वर बंद है, ये है, तो आप कोई काम नहीं कर रहा ढंग से, तो आप क्या कहोगे, यहाँ का सिस्टम बड़ा बेकार है। किसी ऑफिस में गए, वहां पे आपका काम नहीं हुआ, किसी भी कंपनी के ऑफिस में, तो आप कहोगे सिस्टम बेकार है। कोई आपसे रिश्वत मांग रहा, सिस्टम बेकार है। तो सिस्टम तो बहुत जगह होते हैं, सिस्टम गवर्नमेंट का भी सिस्टम है। ठीक है, तो सिस्टम केवल कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं होते, सिस्टम से तो हम सारे चारों तरफ से सिस्टम से घिरे होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम की बात करी जाए तो कंप्यूटर सिस्टम तो हमारे पास है ही ऐसे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि कंप्यूटर का पेपर है, कंप्यूटर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो हमारे पास सिस्टम की बात करी जा रही, वो कंप्यूटर वाले की ही बात करी जा रही। तो कंप्यूटर सिस्टम की के रेस्पेक्ट में बता दो वैसा कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, या हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट सो एज टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। ए होगा। ठीक है, देखो इनपुट आउटपुट स्टोरेज तो होती है, साथ में सीपीयू भी होता है। ठीक है, और भी हमारे पास पावर सप्लाई की भी होती है, लेकिन जो ए वाला ऑप्शन है वो कंप्यूटर के सिस्टम की बात भी कर रहा और जनरल सिस्टम की बात भी कर रहा। ठीक है, उसमें सब इंटीग्रेशन मतलब सिस्टम क्या है, जैसे एक कंपनी है उसका सिस्टम की बात करी, तो वहां पे जितने भी रिसोर्सेस लगे हुए हैं, रिसोर्सेस का मतलब मशीन भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकती है, वहां का मटेरियल भी हो सकता है, कोई भी जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहा है, तो वो उन सब का कॉम्बिनेशन को हम एक सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स या यूनिट, ठीक है, विच वर्क टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्टिव, टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्टिव या टूवर्ड्स टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। बिट मैप टर्मिनल क्या होता है? तो देखो बेटा, अगर आप बिट मैप के बारे में बात करोगे, तो जब हम कोई यहाँ पे ये करते हैं, इसको सेव करो, इमेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मान लिया मैंने यहाँ से एक इमेज ये ओपन कर ली, पहले तो एक काम करते हैं, ओपन में जाते हैं, ये वाली कोई इमेज ओपन कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की कोई इमेज है। इसको आप अगर सेव एज करते हैं, यहाँ पे कलर वगैरह भी आ रहे, तो सेव एज में देखो आपके पास ऑप्शन दिया मोनोक्रोम बिट मैप, 16 कलर बिट मैप, 256 कलर बिट मैप, 24 बिट बिट मैप। ठीक है, जेपीईजी, जीआईएफ, टिफ, पीएनजी, एचईआईसी, ये सब हमारे पास इमेज के एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, बिट मैप का मतलब क्या होता है, जो बिट पे काम करती है। ठीक है, इसमें जो कलरिंग होती है वो बिट के अकॉर्डिंग होती है। तो मोनोक्रोम में केवल 2 कलर यूज होते हैं। अगर हम मोनोक्रोम की बात करते हैं, मोनोक्रोम में 2 कलर यूज होंगे। अब देखो, अगर मैं इसको मोनोक्रोम में कर देता हूँ, मान लिया हमने यहाँ पे दूसरा एक फोल्डर ले लिया, उसमें यहाँ पे न्यू फोल्डर कर दिया, इसका नाम 222, इसमें इसका नाम 1 से सेव कर दिया बिट मैप पे। तो देखो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, इसके कलर हट जाएंगे, बस ब्लैक एंड व्हाइट रह जाएगा। ठीक है, तो ये मोनोक्रोम इमेज होती है।
तो बिट मैप के अकॉर्डिंग जो बिट पे मैपिंग कर रहे हैं, मोनोक्रोम में 2 बिट होगी। ऐसे ही वापस से हमने वही वाली ओरिजिनल इमेज ओपन कर ली, ठीक है, ये वाली। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेव करता हूँ इस वाले में 16 कलर में, तो इसमें अब 16 कलर रहेंगे। बिट मैप ही है लेकिन 16 कलर की बिट मैप बनेगी, ठीक है। इसको हमने 2 नंबर से सेव कर दिया। तो इसको जब हम सेव करेंगे तो इसमें बाकी कलर हट जाएंगे, 16 कलर से मिलकर बनी हुई इमेज है, ठीक है। इसमें 16 कलर का यूज हुआ है। ऐसे ही हमारे पास जो है, दोबारा अगर हमने ओपन करी है, यहाँ पे 256 कलर का भी ऑप्शन आएगा। 256 कलर आपको यूज करनी, 24 बिट का यूज, 24 बिट वाले पे एक्चुअल कलर में आ जाएगी जैसी है ऐसे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो कलरिंग होती है वो एक्चुअली हम मॉडल यूज करते हैं RGB। कौन सा मॉडल यूज होता है? RGB। RGB में क्या होता है, हमारे पास 24 बिट हो जाती है। तो देखो, जब हम मोनोक्रोम का यूज करते हैं तो मोनोक्रोम में होते हैं हमारे पास 2 कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। फिर है हमारे पास 16 कलर का ऑप्शन है, 256 कलर का ऑप्शन है, और फिर हमारे पास 24 बिट का ऑप्शन है। ये बिट मैप के ही टाइप है। तो जब RGB का भी यूज करते हैं तो हर कलर के अंदर 8 बिट होती है। 8 बिट का, 8 का ए, 8 का ए, 8 का ए। तो तीनों अगर हम बात करेंगे तो 8 बिट का जब ये है, 8 का ये है, 8 का ये है, तो टोटल 24 बिट्स हो जाती है। 24 बिट का बनता है। क्योंकि 8 बिट में कितनी वैल्यू बन सकती है? 2 की पावर 8। इसमें भी 2 की पावर 8, इसमें भी 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 24 वैल्यूज बन सकती है। मतलब आपके इन 3 कलर से आप 2 की पावर 24 टाइप्स के कलर बना सकते हो, ठीक है। इन 3 कलर से ही इनके कॉम्बिनेशन करके 2 की पावर 24 टाइप्स के डिजिटल कलर बन सकते हैं कंप्यूटर में। इतने कलर बन सकते हैं 3 कलर से ही, ठीक है। तो 24 बिट का जब हम यूज करते हैं, अगर हम इनकी वैल्यू 2 की पावर 8 है जब, तो 2 की पावर 8 का मतलब 256 वैल्यू होती है एक कलर की, 0 से लेकर 255 तक। 0 मिनिमम, 255 मैक्सिमम। अगर RGB तीनों की वैल्यू आपने 0 0 0 ले ली, तो ये बनेगा ब्लैक कलर, मतलब कोई सा भी कलर नहीं है। जब कुछ भी नहीं है दुनिया में तो सब अंधेरा अंधेरा है, तमराज के लिए इसका राज हो जाता है, ठीक है। और जब पूरे कलर है फुल वैल्यू के साथ 255 255, तो पूरी रोशनी है, मतलब ये व्हाइट कलर होगा, ठीक है। तो व्हाइट कलर तब बनता है जब तीनों के तीनों कलर फुल वैल्यू में, इनकी 255 वाली वैल्यू हम बनाते हैं। देखो आप ये सब कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, किस तरह से RGB के मॉडल से बना के सीख भी सकते हो। जैसे आप अपने घर पे पेंट भी करवाते हैं ना, तो कि भी मुझे प्लास्टिक पेंट के कलर करवाने, कंप्यूटर कलर करवाने, तो आप जाते हैं दुकान वाले से, वो आपको कलर कॉम्बिनेशन देता है। तो कलर कॉम्बिनेशन ऐसे ही इनसे ही बना के कलर कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं। तो कितनी वैल्यू किसकी करनी वो कंप्यूटर में सेट करके फिर वहां से आप जैसे यहीं पे जाते हैं, मान लिया हमें पेज का कलर ही करना, तो मोर कलर में हम जाते हैं, यहाँ पे कस्टम में जाते हैं, तो ये RGB 3 तरह के कलर मॉडल। अगर मैं यहाँ पे देखो कलर आएगा कितना, अभी 128 है तो ग्रे कलर बनना। अगर मैंने इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, तो अब केवल ब्लू कलर रह गया, तो ब्लू शो हो रहा है। अगर 0 कर दिया तो देखो कितना ब्लैक कलर बन गया। मैक्सिमम वैल्यू 255 255 255 होगी तो व्हाइट कलर बनेगा। अगर आपने रेड की 255 कर दी, बाकी 0 कर दी, तो रेड ही कलर रहेगा। रेड और ग्रीन को बराबर फुल वॉल्यूम में मिलाएंगे तो येलो कलर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनकी वैल्यू सेट करके कलर डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा बिट मैप टर्मिनल के बारे में। टर्मिनल ऐसी चीज होती है जिसपे अपनी कोई सेंस नहीं होती, अपनी कोई पावर नहीं होती, वो दूसरे के पावर से चल रहा। जैसे आप साइबर कैफे में जाते हो, साइबर कैफे में टाइपिंग वाले के पास चले जाओ कि मुझे टाइपिंग सीखनी है, तो वो आपको क्या करेगा, मॉनिटर और कीबोर्ड दे देगा, बाकी सब हटा देगा। उस सिस्टम पे जहाँ पे बैठे वहाँ CPU VPU कुछ नहीं लगा हुआ उसके साथ, उस पर बस मॉनिटर और कीबोर्ड लगा हुआ है। जैसे आप स्कूलों में भी देखते होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के भी स्कूल, एक CPU है
उससे ही सारे सिस्टम है, तो वे बाकी सिस्टम टर्मिनल की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन सिस्टम है वहां पे वो, तो उनके पास जो है क्या होता है, केवल एक वो ही है, वहां से उसमें हम यूज कर सकते हैं, सारा डेटा एक जगह ही जा रहा है, वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है बिटमैप टर्मिनल क्या होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं डिस्प्ले कंटेनिंग मल्टीपल विंडोज, रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वीडियो रैम, रिक्वायर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कॉपी एंड हेंस हाउ लो परफॉर्मेंस। तो बिटमैप टर्मिनल, बिटमैप की बात करी गई और टर्मिनल की बात करी गई। तो मल्टीपल विंडो का मतलब ये होता है कि भाई हमारे पास जो है अलग अलग सिस्टम है, वे सारे कनेक्ट होते हैं, उससे आप एक्सेस कर सकते हैं चीजों को, मल्टीपल को। और जो हमारे पास इन्हें जो है ज्यादा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रैम की, वीडियो रैम की जरूरत पड़ेगी। रैम का मतलब है जब एक ही सिस्टम से चल रहा, वो इतने सारे को चला रहा है, तो रैम की भी आपको जरूरत पड़ेगी वहां से, और इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी लो हो जाती है फिर। तो ये सारे के सारे ही इसके आंसर होंगे। ठीक है, टर्मिनल जब हम एक्सेस करेंगे तो मेन की लो हो जाएगी। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ मेनी एड्रेस लाइन आर नीडेड टू एड्रेस ईच मशीन लोकेशन इन इतने। तो देखो ये जहां भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए उसका मतलब क्या है। ये कंप्यूटर के अंदर ऐसे होते हैं कि हमारे पास मेमोरी इस तरह की है, मेमोरी चिप, तो ये कह रही एड्रेस लाइन कितने हो, ये लिखा 248 इंटू 4 लिखा हुआ, इसका मतलब है हमारे पास 4 बिट का जो है हमारे वर्ड की लेंथ है। एक वर्ड 4 बिट का बना हुआ है। आजकल जैसे 64 बिट का बताया ना मैंने अभी, 64 बिट वाले में 64 बिट का, इसका मतलब ये जो 4 है ये बताता है वर्ड की लेंथ, वर्ड की लेंथ बताता है कि एक मशीन में कितने वर्ड है हमारे पास। ठीक है, ये कह रहा है एड्रेस लाइन कि हमारे पास कोई मेमोरी है, ये मेमोरी है। ठीक है, और इस मेमोरी के अंदर जो है हमारे पास 248 ऐसे पार्ट बने हुए हैं। ठीक है, 2048, यहां से लेके यहां तक 2048। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे लेके ये 2048 नंबर तक है। इसका साइज 4 बिट का, 4 का इसका, 4 का इसका, 4 का, सबका 4-4 बिट का साइज है। इसका मतलब ये है, मतलब यहाँ पे एक 4 बिट का वर्ड लिख सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आपके पास 2048 वर्ड लिखे जा सकते हैं इस चिप के अंदर, 4-4 बिट के। ठीक है बेटा, अब ये कह रहा है कितनी एड्रेस लाइन की आपको जरूरत होगी। तो एड्रेस लाइन का मतलब होता है कि भाई अगर हम 2 एड्रेस लाइन लिख रहे तो इसका मतलब 2 की पावर 1, 4 एड्रेस लाइन लिखने के लिए 2 की पावर 2, बिट में काम करते हैं ना, बाइनरी में। 8 एड्रेस लाइन बनेंगी 2 की पावर 3 से। ठीक है, तो ऐसे ही 2048 कितनी होंगी, ये 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 11 जो होती है 2048 होती है। तो मतलब 11 एड्रेस लाइन अगर आप यूज करोगे तो मतलब 2048 के ब्लॉक बन जाएंगे आपके पास। तो इसका आंसर आपके पास 11 हो जाएगा, 11 एड्रेस लाइन में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मेमोरी चिप रैम वगैरह की बात करी गई है, तो आप जो भी पहले वाली चीज, दूसरे वाले को नहीं देखना। अगर पूरी मेमोरी का साइज पूछा जाए क्या है, ठीक है, कितने साइज की मेमोरी होगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितने बिट का डेटा ये स्टोर कर सकती है, कितने बिट डेटा स्टोर कर सकती है, तो वो हमारे पास 2 की पावर 13 हो जाएगा, इतने बिट हो जाएंगे। एक में 4 है, 2048 इंटू 4 हो जाएंगे टोटल। तो लेकिन यहाँ पे एड्रेस लाइन के पूछने तो इससे नहीं, ये तो वर्ड की लेंथ बता रहा, हमें लाइन लाइन बतानी है कितनी होंगी, तो इसको ही 2 की पावर में करो, ये हमेशा 2 की पावर में ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा ये 2000 कर दी, ये हमेशा 2 की पावर में ही होता है। फिर है प्रॉपर्ली अरेंज डेटा इज कॉल्ड, क्या कहलाता है प्रॉपर्ली अरेंज डेटा, उसको हम बोलते हैं बेटा इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का मतलब होता है हमारे पास मैनेज डेटा या मीनिंगफुल डेटा, जो प्रोसेस होने के बाद हमें मिलता है। ठीक है, यानी आउटपुट को भी एक तरह से हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और इनपुट डेटा होता है। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर में सीपीयू भी होता है, मेमोरी भी होती है, इनपुट आउटपुट यूनिट भी होती है, तो सारी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा व्हाई वैक्यूम ट्यूब आर आल्सो कॉल्ड वाल्व्स।
वैक्यूम ट्यूब को हम वाल्व भी बोलते हैं। तो आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स, ठीक है, उसमें जो है करीना कपूर का जब डिलीवरी का सीन है एक, तो वहां पे ये वैक्यूम ट्यूब ही यूज करते हैं वो आमिर खान वगैरह, ठीक है। तो वो वैक्यूम ट्यूब आपने देखी होगी कैसे वो यूज कर रहे हैं, तो वाल की तरह होती है, मतलब उसमें जैसे पंप में वो भरते हैं, मतलब एयर भरते हैं, उससे फिर खींचते हैं चीजों को, तो उस तरह से यूज करी जाती है। तो वैक्यूम ट्यूब एक वाल्व की तरह होती है, वो वीक सिग्नल को स्ट्रोंग बना देती है एक तरह से हवा भर के उसमें, कि इसके एम्पलीफाई करने का काम करती है। और जहां भी हमारे पास उसमें प्रेशर डालेंगे तो वो आगे को चलेगा, रोक देंगे तो रुक जाएगा। तो वो स्टॉप और जो है स्टॉप करना और फ्लो करना जो करंट का, उसको भी अलाउ करती है, कि कब हमें करंट को रोकना, कब फ्लो करना, तो दोनों काम करती है। तो वैक्यूम ट्यूब में भी ऐसे ही होता था, वैक्यूम ट्यूब जो है करंट एम्पलीफाई करने के लिए भी यूज करी जाती है, जैसे वाल्व करी जाती है। और जो है आपने वाल्व उसमें फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, इंजन में वाल्व यूज करते हैं हम, डीजल इंजन वगैरह ये पढ़े होंगे आपने। वाल्व होती है, वाल्व के थ्रू जो है पिस्टन लगे होते हैं, तो हमारे पास वो वर्क करता है, घूमता है, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब। बेटा फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें यूज करी जाती थी वैक्यूम ट्यूब एज ए प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे आजकल प्रोसेसर यूज करे जाते हैं ना, तो जो सबसे पहले वाले कंप्यूटर थे तब प्रोसेसर यूज नहीं होते थे, तब प्रोसेसिंग यूनिट वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। वैक्यूम ट्यूब का काम था कि जो हमारे पास इनपुट आ रहा उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना, जो हमारे सिग्नल है उनको ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह। जब हमारे पास केवल डेटा का काम होता था ट्रांसमिट करने का, उसको अरेंज करने का, थोड़े से ऑपरेशन होते थे कुछ, तो वो वैक्यूम ट्यूब के थ्रू करे जाते थे। उससे हम प्रेशर डालते थे तो एक जगह से डेटा दूसरी जगह चला जाता था, या वहां से खींच के लाना होता था तो वो हो जाता था वैक्यूम ट्यूब। आप घरों में आजकल वो भी देखा होगा आपने, आता है कि सफाई करने वाला, घरों में क्या ऑफिसों में यूज करा जाता है वैक्यूम क्लीनर, बोलते हैं ना। वैक्यूम क्लीनर जो है वैक्यूम ट्यूब भी यूज होती है उसमें, जो वैक्यूम क्लीनर हम क्या नाम है, धूल मिट्टी को साफ करने के लिए यूज करते हैं, वो सब खींच लेता है अपने अंदर। तो इस तरह से वो वैक्यूम ट्यूब जो होती थी पहले सिस्टम में यूज करी जाती थी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन नेपियर ने सबसे पहले, क्या बेटा, आंसर बोथ हो जाएगा। हाँ, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जॉन नेपियर ने लोगरिथमिक कब बनाई, लोग का कब वो करा है। तो ये जो लोग नाम का आप मैथ में लोग पढ़ते हैं ना, तो लोग जो है ये एक मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर, ये स्कॉटलैंड के थे, ठीक है। स्कॉटलैंड के मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर, इन्होंने 1614 में लोग की डिस्कवरी करी थी, तब से ये लोग यूज करे जाते हैं आज तक, ठीक है। इसके बाद है आईसी क्या होती है। एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड डिवाइस होती है, ट्रांजिस्टर से कॉस्टलियर होती है, या ये एक सिलिकॉन चिप पे बनी होती है, सिलिकॉन चिप पे बनी होती है, ठीक है। डी हो जाएगा आंसर। तो बेटा देखो, ट्रांजिस्टर से कॉस्टली होती है, ये अगर हम बात करें आईसी की, ये पूरी रैम की बात नहीं करी गई है, ठीक है। आईसी तो हमारे पास वो एक चिप है, एक चिप के बारे में बात करी गई। तो अब आपके पास उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, तो आप जो सबसे बेस्ट उसके उस रेस्पेक्ट में बात करी जा रही टेक्निकली, उस बात को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं दिया अब आपको, जैसे ए बी या बोथ वगैरह ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और आज के टाइम पे अब जाओगे ट्रांजिस्टर वगैरह की अगर हम बात कर रहे हैं और आईसी की बात कर रहे हैं, तो आईसी तो ट्रांजिस्टर तो अब हम यूज ही नहीं कर रहे, सेकंड जनरेशन में यूज करते थे। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब होता था, फिर हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज होता था, फिर आईसी आई, फिर हमारे पास ये प्रोसेसिंग यूनिट जो है प्रोसेसर आया। तो बेटा यहाँ पे टेक्निकली वर्ड देखना, अब आपको चार में से एक, ये भी ध्यान रखने, अगर दो रिलेटेड चीजें मिली तो चार में से एक आपको सिलेक्ट करनी, तो जो बेस्ट आंसर देगा वो आपको करना। तो सिलिकॉन चिप टेक्निकली बात करी जा रही है, आईसी किस चीज पे बनी होती है, सिलिकॉन चिप पे बनी होती है, तो वो आंसर आप लगाओगे यहाँ पे।
फर्स्ट बात। तो व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल पिन इज नीडेड इन द माइक्रो प्रोसेसर टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन द बस। तो ये कह रहा माइक्रो प्रोसेसर के उस पिन का नाम बताओ जो कंट्रोल करता है सारे के ट्रैफिक को। जो ट्रैफिक आता है मतलब कहाँ से हमें डेटा लेना, कहाँ पे जाना, अगर एक टाइम पे मल्टीपल डिवाइस जो है डेटा सेंड कर रही है तो कैसे उसको हैंडल करना, किसको रोकना कभी, तो वो सारी की सारी चीजें किस कौन से पिन के द्वारा होती है, कौन से कंट्रोल पिन के द्वारा। बेसिकली ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का, सीयू का काम होता है। ये सीयू जो है रीड राइट और एक्नॉलेजमेंट के ये सिग्नल जनरेट करती है, ठीक है। तो जो इंटरप्ट के सिग्नल भी यही जनरेट करती है कंट्रोल यूनिट। तो बेसिकली ये ट्रैफिक को मैनेज करना, रेगुलेट करना, कहाँ पे भेजना, ये सारा का काम होता है। ट्रैफिक मतलब वहां पे बस के थ्रू होता है। बस का मतलब होता है, कंप्यूटर में बस बोलते हैं वायर को, बंच ऑफ वायर होते हैं उनको बस बोलते हैं, जिनसे डेटा ट्रेवल करता है। तो बस आर्बिट्रेरियंस जो होता है वो इसका आंसर हो जाएगा, उससे रेगुलेट करा जाएगा, ठीक है, ट्रैफिक को। 27 क्वेश्चन है इसका। कहा है कि जब हमारे पास देखो कुछ माउस होते हैं हमारे पास, जो हमने जैसे टेबल पे रखे, तो उनकी जो ट्रैक बॉल है, ठीक है, ट्रैक बॉल यूज करी जाती है। तो वो ट्रैक बॉल जो है कहाँ पे, वेयर एज ए कंप्यूटर माउस मूव ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज। तो ट्रैक बॉल कैसी रहती है, ट्रैक बॉल आपने देखी होगी कंप्यूटर में, माउस पे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो ट्रैक बॉल हमारे पास किस तरह से होगी, किस तरह से यूज होगी। तो बेसिकली इसने कहा स्टेशनरी होगी, डिफिकल्ट टू मूव, ड्रैग या मूव आई स्मॉल, मूव स्मॉल स्टेप, मूव स्मॉल स्टेप। देखो आप माउस यूज कर रहे हो तो ऊपर माउस पे एक व्हील सा बना होता है, ठीक है। पहले ट्रैक बॉल के भी आते थे, तो वो ट्रैक बॉल मूव करेगी या ड्रैग होएगी या डिफिकल्ट है मूव करनी, या वो स्टेशनरी रहेगी। स्टेशनरी का मतलब होता है कि मूव ही नहीं करेगी वो, जब उसको मूव करोगे तभी मूव करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो मूव नहीं करेगी वो तो जब करेंगे तभी होगी, अपने आप थोड़ी मूव करेगी। ऐसे करने लगी तो माउस इधर उधर भागने लगेगा। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा स्टेशनरी, ठीक है। हाँ बेटा, जो हमारे पास ट्रैक बॉल होती थी माउस के नीचे भी लगी होती थी, आजकल व्हील हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो भी एज ए ट्रैक बॉल ही काम करती है हमारे पास, जो व्हील हम। अरे बेटा ऊपर 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 लगी होती थी, गोल सा बना होता था, और नीचे भी लगी होती थी तो वो बिल्कुल अंदर होती थी, वो वैसे सरफेस पे चलाने पे नहीं होती थी। देखो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐसे ऊपर हमारे पास ट्रैक बॉल इन कंप्यूटर, अगर आप देखोगे इस तरह से लगी होती थी, इसकी इमेज देखो। तो जब उसको मूव करते थे तभी वो मूव होती थी, ऐसा नहीं होती। ट्रैक बॉल कंप्यूटर कर्सर कंट्रोल यूनिट है। देखो ये लगी हुई, जैसे यहाँ साइड में लगी हुई, इधर लगी हुई, ऊपर लगी हुई माउस में, ये है ना। तो इस तरह से यूज होती थी ये सारी इमेज ट्रैक बॉल की है, माउस पे ये यूज कर रही है। तो साइड में भी आती थी, ऊपर भी इस तरह से। तो जब हम यूज करते थे तभी, कीबोर्ड में भी उस दिन दिखाया था, कुछ कीबोर्ड में भी आजकल यूज हो रही है। तो ये ट्रैक बॉल होती है। तो ट्रैक बॉल जो है अपने आप नहीं वो करती, जब आप करेंगे तभी वो मूव करेगी, ठीक है, नहीं तो स्टेशनरी रहेगी एक ही जगह से। विच ऑफ द फॉलोइंग है, नहीं वो तो बेटा उसको हैंडल करने के थे, जो हमारे पास माउस में ऑप्टिकल माउस आते हैं आजकल, तो लाइट सी जलती है। पहले कुछ अलग तरह के माउस आते हैं डिजिटल, उनमें यूज करी जाती थी, तो वो अंदर होती थी, उसको नहीं, वो सरफेस को पे इधर उधर ना भागे माउस, उसको कंट्रोल करने के लिए होती थी, ठीक है। तो अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात, हार्ड डिस्क सेकेंडरी होती है, फ्लोपी भी सेकेंडरी होती है। मैग्नेटिक ड्रम जो होता है, मैग्नेटिक डिस्क की बात नहीं करी गई यहाँ पे, मैग्नेटिक ड्रम जो है वो एज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यूज करा जाता था, ठीक है। आजकल इसका यूज नहीं करते हम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट।
स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन से कंप्यूटर में यूज किया गया, कोई बच्चा बता सकता है? कौन से? CEDSAC, ऊपर वालों की फुल फॉर्म तो हमने पढ़ ली थी, इसका बताओ क्या होती है फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म होती है ई मतलब वही है सब इलेक्ट्रॉनिक, डी मतलब होता है यहाँ पे डिले। एक वो एडवाक था उसमें डिस्क्रीट था, इसमें डिले है। एस मतलब है स्टोरेज, स्टोर प्रोसीजर का मतलब जहां पे डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो यानी मेमोरी का यूज हुआ। मेमोरी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था, जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है। ये थे हमारे पास जिन्होंने सबसे पहले मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया, उससे पहले कंप्यूटर में मेमोरी यूज नहीं होती थी। तो ये पहला कंप्यूटर बनाया था उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। या कंप्यूटर में यूज कर रहे तो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर ले रहे, ठीक है। तो जॉन वॉन न्यूमन जो है, इनको माना जाता है कि कंप्यूटर के फील्ड में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया, तो जॉन वॉन न्यूमन उसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में चार्ल्स बेबेज भी आ सकता है आपके, ठीक है। या एप्पल के ओनर कौन थे बताओ, एप्पल किसने बनाया था? स्टीव जॉब्स, ठीक है। स्टीव जॉब्स या माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं बिल गेट्स, उनके नाम भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जॉन वॉन न्यूमन थे, इनको माना जाता है कि कंप्यूटर के फील्ड में क्रांति का काम इन्होंने किया। इन्होंने मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया कि डेटा को कैसे स्टोर किया जाए, ठीक है। बाकी डिवाइस भी होती है, उनमें भी इनपुट आउटपुट ये सारे काम होते हैं, लेकिन मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था। जो आजकल हम रैम रोम वगैरह यूज करते हैं, या हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी यूज करते हैं, वो सब कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे। पहले इन्होंने कोड मेमोरी नाम दिया था, पहले ये रैम रोम नहीं होते थे, एक कोड मेमोरी होती थी, कोड मेमोरी को ही आजकल रोम बोल दिया गया, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इसी में ही तो हमारे पास कोड मेमोरी का मतलब क्या है, ठीक है, कोड, जिसमें कोड लिखा जाए, तो कोड मेमोरी के अंदर ही हमारे पास जो है कोड लिखा जाता है, प्रोग्राम लिखा जाता है, तो वो रोम के अंदर लिखा होता है। तो रोम कोड मेमोरी, रोम का पहला नाम कोड मेमोरी था, रोम को ही हम प्रोग्राम मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरी मेमोरी इन्होंने दी थी उसका नाम था डेटा मेमोरी, और डेटा मेमोरी को आजकल हम बोलते हैं रैम, ठीक है। ये डेटा मेमोरी टेम्परेरी होती है, कोड मेमोरी परमानेंट होती है। तो इन्होंने जॉन वॉन न्यूमन ने दो तरह की मेमोरी बताई थी, कोड मेमोरी और डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है, और कोड मेमोरी हमारे पास रोम होती है, ये रैम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इसमें कहा है मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। जो मॉडर्न कंप्यूटर है रिलायबल तो है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है, फास्ट नहीं है, फास्ट है या नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो क्या नहीं है, पावरफुल नहीं है, हाँ सर। इनफेलिबल, इनफेलिबल का मतलब क्या होता है? इनफेलिबल वो होता है जैसे अर्जुन के पास वो था ना ब्रह्मास्त्र, जिसका कोई तोड़ ही ना हो, ठीक है। अमोघ शक्तियां होती थी, जो अचूक शक्तियां होती थी, उनको बोलते हैं इमोघ। चीप, चीप भी हो जाते हैं, कोई ज्यादा वो भी नहीं है। तो इनफेबेबल नहीं है कि इनका कोई तोड़ ही नहीं है, इनसे फास्ट कोई बन ही नहीं सकता, इनसे पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही आंसर हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा कहा गया है हमारे पास कि जो करेक्ट स्टेटमेंट बताना कि आईबीएम के जो पीसी हैं, कंप्यूटर हैं, वो हमारे पास रिक्स पे यूज होते हैं या सिक्स पे यूज होते हैं, और मैकिनटोश के सिक्स पे यूज होते हैं क्या? तो देखो यहाँ से ऑप्शन से ही कभी कभी पता चल जाता है, दो चीजों में कंफ्यूजन पूछा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इन दो में से कोई ना कोई आंसर होगा। तो ये तो मैकिनटोश तो सिक्स पे यूज होता है, आईबीएम भी सिक्स पे यूज होता है। अब ये सिक्स और रिस्क क्या है, ये आपको उसमें पढ़ाए होंगे सर ने, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाए बेटा, मुंजाल सर ने।
रिक्स एंड सिक्स माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के टाइप है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर। फुल फॉर्म नहीं पढ़ाई, बताएं। देखो बेटा, हमारे पास सबसे पहले अगर बात करते हैं रिस्क की, ये इनकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं। रिस्क का मतलब होता है रिड्यूज, केवल पहले का मतलब है रिड्यूज। आई का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, एस का मतलब सेट, सी का मतलब कंप्यूटिंग। ठीक है, रिड्यूज इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। और जो सिस को होता है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म होती है, सी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये दो तरह की कंप्यूटर आर्किटेक्चर होती है, रिस्क और सिस्क हमारे पास। ठीक है, जो हमारे पास रिस्क है, तो जैसे ये तो रिड्यूज है और इसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है, तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल होता है हमारे पास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि इनका साइज ज्यादा बड़ा होगा, बहुत सारे डेटा टाइप है, इसमें बहुत सारे एड्रेसिंग मोड यूज करे जाते हैं, इसमें रजिस्टर कम होते हैं, कम रजिस्टर में ज्यादा मेमोरी कैसे रखी जाए उस तरह से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो तरह से हमारे पास ये यूज होते हैं, रिस्क और सिस्क। तो आईबीएम में और मैकिंटोश में सिक्स का यूज किया जाता है, सिक्स आजकल ज्यादा यूज करे जाते हैं। ठीक है, इसमें वेरिएबल साइज की इंस्ट्रक्शन, आप किसी भी साइज की कैसी भी इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं, जबकि रिस्क में फिक्स साइज की ही होती है। ठीक है, तो इसमें कोड साइज वगैरह कम होता है, एक उसमें एक साइकिल में जो है कितनी सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती हैं सिक्स के अंदर, तो सिक्स ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो आईबीएम में भी सिक्स का यूज किया जाता है, मैकिंटोश में मतलब एप्पल के जो आते हैं उसमें भी यही होता है। तो ये क्वेश्चन थे जो कल बच्चों ने भेजे थे डाउट वगैरह के लिए, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी किसी और के डाउट हो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, बाकी फिर कल पढ़ते हैं आगे। क्या बेटा? हाँ, एक्यूरेसी का मतलब होता है बेटा बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देना। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी अगर आप काम कर रहे तो उस पर विश्वास कर सको कि आपको वो काम होगा ही होगा। जैसे हमने मैश टोपोलॉजी की बात करी थी, नेटवर्किंग में रिलायबल होती है, यहाँ पे कंप्यूटर में रिलायबल, कंसिस्टेंटली लगातार आपको सही रिजल्ट दे। ठीक है, रिलायबल का मतलब आपने कोई काम दिया तो वो काम होगा ही, कैसे भी करवाया जाए। ठीक है, तो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवाए। एक्यूरेसी का मतलब होता है सही रिजल्ट देना, रिलायबिलिटी का मतलब होता है रिजल्ट देना एक तरह से, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना। ठीक है, तो हाँ, और वर्सेटाइल, वर्सेटाइल होती है, जैसे हमारे पास आपसे अगर पूछा जाए डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होती है? वर्चुअल नहीं होती, डीवीडी। देखिए देखो बेटा, हमारे पास वर्सिलिटी का तो मतलब ये होता है कि एक टाइम पे आप मल्टीपल टास्क कर सकें। ठीक है, एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकें उसको बोलते हैं। और डिजिटल वीडियो डिस्क जो है, जो हम डीवीडी वगैरह यूज करते हैं उसको बोलते हैं, और उसमें डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जो मल्टीपल टास्क एक साथ कर सके उसको बोलते हैं वर्सिलिटी। ठीक है, तो वो यूज होता है। और क्या था बेटा? ऑटोमेटिक का मतलब अपने आप काम कर सके। ठीक है, जैसे ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, वैसे कंप्यूटर हमारे पास ऑटोमेटिक नहीं होते, ऑटोमेटिक रोबोट होते हैं। कंप्यूटर तो हमें यूज करने होते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक वो चीज है, जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है आजकल यूज करे जा रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट, कि आप एक बार चला के छोड़ दो वो अपने आप मैनेज कर लेगी सेंसर के थ्रू। जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी आ रही है आजकल। ठीक है, तो ऑटोमेटिक का मतलब एक बार आप उसमें सेट कर दो ये चीजें, वो अपने आप चेंजेस कर लेगी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और डिजाइन का मतलब होता है, डिजाइन जैसे गाड़ी के डिजाइन होते हैं किसी भी चीज के, है DILI, अटै डिजिलेंस है, डिजिलेंस बोल रहे क्या?
जैसे ये सब भाई। हाँ, तो डिजिलेंस का मतलब होता है किसी भी काम को बार बार करना बिना थके हुए। ठीक है, कोई भी एक ही काम है उसको बार बार करते रहना। आप देखो, आपसे एक ही काम को आपको कहा एक दो दो का टेबल सुनाओ, कोई छोटा बच्चा ही है, उसने दो का टेबल सुना दिया, फिर कहा फिर दोबारा सुना, फिर सुना बार बार, तो वो कहेगा यार सुना तो दे इतनी बार, और कितनी बार सुनाओ, थक जाएगा एक ही चीज को करते करते। लेकिन कंप्यूटर हमारे पास ऐसा होता है, एक ही काम करवाते रहो, चाहे पूरे दिन रात करवाते रहो, वो थकेगा नहीं। तो डिजिलेंस का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्मिंग रिपीटिव टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। ठीक है, चलो 29 में क्या था, बता तो दिया इसका, सी वाला बताया तो। ठीक है, चलो तो फिर बाकी जो है कल की क्लास में मिलते हैं।